नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है और स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। अ, ये बात तो सच है कि मैं आप सभी के सामने बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर रूबरू हो रहा हूँ और दोस्तों कुछ हमारे सिस्टम में दिक्कत थी, कुछ हमारे इस पैनल में दिक्कत थी और कुछ और भी दिक्कतें थी जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा टाइम जो है ये लंबे टाइम से मैं आपके साथ संपर्क में नहीं रहा। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है। अब डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फाइनली देखिए हम थोड़ा सा लेट है और लेट इस बात को लेकर के है कि जो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है जिसका फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे बहुत से ऐसे अ, छात्र हैं जो कहीं ना कहीं से उनको ये नोटिफिकेशन मिल गया होगा और नोटिफिकेशन का डिटेल भी उन्होंने देख लिया होगा। लेकिन फिर भी एक बार चलिए आप हमारे साथ मिल करके हमारे साथ जुड़ के इस नोटिफिकेशन का रिव्यू देखिए, डिटेल से समझिए नोटिफिकेशन को और इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का जो टाइम है वो अभी आपके पास है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सारी नोटिफिकेशन में दिए गए दिशा निर्देश, जो भी चीजें आपसे मांगा गया है, उन सभी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये रेलवे का दोस्तों ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी है जिसका इंतजार बच्चों को बहुत ज्यादा था। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और इन्होंने देखिए ग्रुप डी में काम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको फोटो के माध्यम से इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है। जैसे ग्रुप डी में अलग अलग लेवल की जॉब होती है, अलग अलग पोस्ट होती है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम जो है वो आपको कराया जाता है ना। अब चलिए, ये रही हमारी नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन जो है ये बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है जिसमें 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स रखा गया है। और अभी आपको पता है कि 8वां वेतन आयोग जो है ना, 8वां वेतन की घोषणा कर दी गई है लेकिन अभी इस भर्ती में ये लागू नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। जब लागू हो जाएगा तो जो सैलरी है दोस्तों ये संभावना है कि ये डबल आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले देखिए आपकी डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28 दिसंबर 2024 को ही इन्होंने एक नोटिस दे दिया था कि हम वैकेंसी को निकाल रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है ना वो 22 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है। फॉर्म अप्लाई करने का डेट आपने देखा होगा कि 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक, यानी कि पूरा एक महीने का समय इन्होंने दिया है। तो तसल्ली के साथ आप फॉर्म को भरिएगा, किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं करना है। नहीं तो अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया ना तो सारा जो आपका ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट के लिए जो जॉब का सपना होगा, जो नौकरी का दोस्तों आपने सपना देखा होगा, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। इसलिए फॉर्म को सही तरीके से भरना है। और इसमें पेमेंट करने का डेट इन्होंने अलग से दिया हुआ है, 23 से लेकर के 24, यानी कि 2 दिन का यहाँ पर आपको पेमेंट पे करने के लिए इन्होंने टाइम दिया हुआ है। फिर मॉडिफिकेशन करने के लिए विंडो जो है ये ओपन करेंगे 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2025 तक। लेकिन आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि जैसे आप मॉडिफाई करेंगे अपने फॉर्म को तो 250 रुपया का आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। और फिर ऐसा आप काम ही मत करिए कि मॉडिफिकेशन तक आपको जाना पड़ जाए। लेकिन ये एक ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया गया है कि अगर आपने बाय मिस्टेक गलती कर दिया तो आपके पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए अपने मिस्टेक को सुधारने के लिए। तो 25 से लेकर के 6 मार्च तक रहेगा। क्लियर है। और इसके बाद आइए समझते हैं वैकेंसी के डिटेल्स को। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट जो है मेरे भाई, पोस्ट तो बहुत ही कम आई है। हम कह सकते हैं कि एक कहावत है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा डालने से कभी ऊंट का पेट नहीं भरता है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो पोस्ट है आपका लेवल 1 की पोस्ट है जिसमें 7th पे मैट्रिक्स जो है आपका लागू होगा। इनिशियल पे जो है ये 18,000 है। लेकिन मेरे भाई रेलवे की नौकरी है, चाहे लेवल 1 की हो, लेवल 2 की, 3, 4, 6 की, किसी की भी हो, यहाँ पर जो इनिशियल पे दिखाया जाता है ये सबसे, मतलब इस इनिशियल पे को अगर आप कंप्लीटली देखेंगे जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं उन सभी को जोड़ के, तो ये कहीं ना कहीं आपका
35 से लेकर के 40K यानी कि 35 से 40,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, 8वां वेतन लागू हो गया, तो फिर आपको ये सैलरी दोस्तों डबल जा सकती है, यानी कि 75 से 80,000 तक जा सकती है। और ये बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा आपकी रेलवे में भी। मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है। ये एनेक्सर 1 में डिटेल से दिया गया है, आगे चल के हम उसको भी देखेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप फिट नहीं है तो फिर रेलवे आपको निकाल भी सकता है, इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड को हम दोस्तों अनदेखा नहीं कर सकते। और बाकी यहाँ पर जो एज के बारे में दिया गया है 18 से 36, वैसे तो 18 से 33 ही है, लेकिन जो कोविड बीच में आ गया ना, इस कोविड की वजह से इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दे दिया है। चाहे आप ST SC के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि कोविड-19 के चलते हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं 3 ईयर का। क्लियर है? और वैकेंसी को जब भी हम देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी को, तो थोड़ा सा हमारा मन जो है ये निराश हो जाता है, उदास हो जाता है कि हमने रेलवे पे यकीन भी नहीं किया था। रेलवे पे हमें बहुत भरोसा था कि कम से कम तो 1 लाख के अराउंड में, 1 लाख के टच में वैकेंसी को निकालेगा, है ना। क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट ऐसे भी होती है जो केवल टेक्निकल होती हैं, कुछ चीज ऐसी होती है जो नॉन टेक के बेस पर जॉब होती हैं। तो इन्होंने पूरा पूरा मिला करके देखिए 32,438 है ना। तो 32,438 कुछ नहीं है दोस्तों। आज के टाइम पे बेरोजगारी का रेट देखा जाए तो बहुत ही हाई है। तो 32,438 पोस्ट, वही वाली बात हो गई ना कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली। तो खैर 32,438 पे ही अभी बात करते हैं। अब ये वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, ये और ज्यादा इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी, देखते हैं। ये आगे का मामला है। फिलहाल अभी अपने नोटिफिकेशन को ध्यान से कवर करते हैं और देखिएगा आप भी। जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जानकारी है, वो जानकारी ये है, देखिए मैं आपको वही चीजें दूंगा, वही चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले मेडिकल पे चलते हैं। तो मेडिकल जो है आपके लिए बोला गया है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल का स्टैंडर्ड रखा गया है। जैसे कि A2 के लिए इन्होंने बोला है कि फिजिकली फिट होना चाहिए। आप फिजिकली बिल्कुल फिट हो, ओके रिपोर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। और विजुअल एक्टिविटी यानी कि जो आपके आंखों का टेस्ट होगा, ये किस किस लेवल का टेस्ट होगा, कि A2 में देखिए डिस्टेंस विजन जो 6x9 विदाउट ग्लासेस नो फोकिंग टेस्ट, ये क्या है? ये आपका चश्मे का नंबर है, ठीक है ना, ये होना चाहिए। नियर विजन मतलब कि ये अलाउ है, ये चल सकता है। 0.6 विदाउट ग्लास एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, ठीक है ना। ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आप A2 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए फिट हो जाएंगे। ऐसे ही आप A3 के लिए देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। B1 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है सेपरेटली, B2 के लिए सेपरेटली है, C1 के लिए है और C2 के लिए है ना। तो लेवल 1 में देखिए इतने ही मेडिकल होते हैं, बाकी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इनके लिए अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये मेडिकल आपका स्टैंडर्ड रहता है इस प्रकार से। तो मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ आपका फिट होना चाहिए, तभी आप रेलवे में नौकरी कर सकते हैं। एक बात इनका बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना, वैकेंसी बेशक कम है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे अच्छा लगा कि जो नेशनलिटी सिटीजनशिप इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है। क्या इनका क्राइटेरिया है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो फॉर्म को तो ऑब्वियसली भरेंगे ही भरेंगे, क्योंकि रेलवे भी हमारे इंडियन ही है। इसके अलावा अगर नेपाल के भी है ना, तो भी फॉर्म को भरेंगे। भूटान के हैं तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ऑप्शन और इन्होंने दिया है कि अगर आपने 1 जनवरी 1962 के पहले, है ना, उससे पहले आपने ये सोचकर आया है इंडिया में कि हम इंडिया में अब परमानेंटली रहेंगे, इंडिया में बसने के इरादे से, अगर आपने तिब्बत से 1 जनवरी 1962 से पहले आया है तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर? इसके अलावा भी कई सारी चीजें कहा गया है कि ऐसे पर्सन जो इंडिया में बसने के इरादे से पाकिस्तान से आए हैं, है ना, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका,
ये सारे कंट्रीज हैं, है ना, ये सारे कंट्रीज हैं। आप देखिएगा जम्बिया, मालवी, जैर, ठीक है ना, इन इन देशों से अगर आपने परमानेंटली इंडिया में बसने के लिए आए हैं तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये उनके लिए भी एक ऑफर है, उनके लिए भी एक मैं कह सकता हूँ कि अवसर है, वो भी फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलिए आ जाइए एज लिमिट पर, क्योंकि एज लिमिट जो है ना, रेलवे काफी दिनों बाद ये वैकेंसी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे छात्र जो रेलवे में नौकरी के लिए इंतजार की आस लगाए बैठे थे, नोटिफिकेशन की आस लगाए बैठे थे कि कब नोटिफिकेशन आएगा, और इस आस में उनका जो एज है वो ओवर हो गया। तो ऐसे केस में दोस्तों दिक्कतें आती है, तो इसको समझना आपको बेहद ही जरूरी है। एज लिमिट को समझिएगा मेरे भाई। एंड पोस्ट तो आपको पता है लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 18 से 33 साल आपका एज होना चाहिए, किसी भी क्राइटेरिया में हो आप, और 3 साल का रिलैक्सेशन होना चाहिए। इसको आपने देख लिया रिलैक्सेशन वाली बात। और प्लस प्लस और देखिएगा कि 18 से 36 सभी के लिए है। अगर आप जनरल हैं तो भी 18 से 36 तक आप काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप एसटी हैं तो 36 में 5 और जोड़ लीजिएगा रिलैक्सेशन। अगर आप ओबीसी हैं तो 36 में 3 और जोड़ लीजिएगा रिलैक्सेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी देखिए, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, ओबीसी एनसीएल के लिए अलग है, एसटी एससी के लिए अलग है ना। फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में, एसटी एससी में आते हैं, उनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं उसका आपको डिटेल यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर ये भी चीज दिया गया है कि अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए। माने कि आप अगर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो जन्म है दोस्तों, वो वो 2 जनवरी 1989 से पहले का होना चाहिए। ठीक है ना। और उसी प्रकार से ओबीसी एनसीएल का देखा जाए तो 2 जनवरी 1986 से पहले का, एसटी एससी 2 जनवरी 1984 से पहले का। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसको आपको ध्यान देने वाली ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना। रेलवे में ऐसी नौकरी नहीं मिल जाती, सारे क्राइटेरिया को जब आप कंप्लीट करेंगे तभी जाकर के रेलवे जो है आप इसकी नौकरी कर पाएंगे। क्लियर। अभी मामला देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत तगड़े का चल रहा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसको आपको समझना जरूरी है। क्या कह रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इनका कहना है कि भाई आप जो है ना, आप जो है 10वीं पास होना चाहिए, आप जो है आईटीआई पास होना चाहिए, और आप जो है ये एक अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। इन तीनों में से कोई सा भी अगर आपके पास है तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ और चीजें कही गई हैं, जैसे कि आपने किया है एक अप्रेंटिसशिप, 10वीं पास और आईटीआई, इन तीनों में से एक ही चीज किया होगा, या तो 10वीं पास या आई 10वीं पास और आईटीआई किया होगा, या फिर 10वीं के साथ अप्रेंटिसशिप किया होगा, है ना। ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास होंगे। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है और इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा डिग्री से आपका इंजीनियरिंग है, तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्लियर हो गया। एक बात और उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे कर्मचारी जो रेलवे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहां पर, जो रेलवे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कैंटीन स्टाफ में, कैंटीन स्टाफ में अगर आप काम कर रहे हैं और एमपी डिवीजन एनआर में, तो आप अलाउड है, आप भी फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक रेलवे ने बात कही है कि आप जो है ना, क्योंकि आप रेलवे में कैंटीन का काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी करके वहां पर कैंटीन में स्टाफ बने हुए हैं। लोअर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस का जो वेटेज है ना मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रिलैक्सेशन कितना होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम आपका 7वीं क्लास, है ना। कौन सा, 7वीं आप पास हो, आप इसमें भी लेवल 1 में भी फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जॉब स्विच कर सकते हैं आप अपना वर्क एक्सपीरियंस के दम पर,
कैंटीन स्टाफ से लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी में आप आ सकते हैं, तो आपके लिए एक मौका है ना। अगर आप दाल भात बनाते बनाते थक चुके हैं कैंटीन में, तो भैया अब आप आइए रेलवे में बनाइए, मतलब कि ग्रुप डी का काम कीजिए, है ना, लाइट बत्ती का काम कीजिए। अगर आपके पास 7वीं है तो ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम में जो आपका हो, चाहे आईटी आपने कर लिया हो अब तक में, तो आपके लिए और बढ़िया है, ऑफर है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने दिया है। एग्जाम फीस वगैरह की बात करें तो एग्जाम फीस रेलवे में बहुत ज्यादा रहता नहीं है, जो भी रहता है घूम फिर के वापस आ जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आपको क्या है यहाँ पर कि 500 रुपए का आपको फीस लगेगा, ठीक है, जिसमें 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। लेकिन रिफंड ये तभी होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप सीबीटी देने जाएंगे तभी 400 रुपए रिफंड होगा। इसलिए अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह जो भी होता है सब कुछ बढ़िया से फिल कर दीजिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है ना। तो 500 रुपए लगेगा और एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। बट कुछ ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट है, या फिर एसटी एससी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी है, इनको यहाँ पर केवल और केवल 250 रुपए प्लस बैंक चार्ज देना होगा। 250 रुपए प्लस बैंक चार्ज देना होगा, बस बहुत ही कम जो है यहाँ पर फीस रखा गया है। लेकिन फिर भी छात्र इतने ज्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं लाखों की संख्या में कि करोड़ों रुपए रेलवे को यहाँ से मिल जाता है जब वो फॉर्म को अप्लाई करवाता है ना। उसी करोड़ों रुपए से वो सारे एग्जाम सेंटर बुक करते हैं, सारा प्रोसेस जो होता है एक वैकेंसी को लेकर के, मुझे लगता है उतने ही पैसे में सब कुछ इनका अरेंज हो जाता है। तो आपके ही पैसे से रेलवे सेंटर बुक करवाती है, आपके ही पैसे से रेलवे फिर पेपर कंडक्ट कराती है ना। सारा जो प्रोसेस होता है आपके ही पैसे से होता है, रेलवे अपने जेब से कुछ भी नहीं लगाता। ये पैसे हैं दोस्तों, ये 250 रुपए वाली जो पैसे है ना, ये देखिए ये दोनों मिला के करोड़ों में जाएंगे, ठीक है, करोड़ों में जाएंगे। तो चलिए ये सारी चीजें हैं। और इसके इसके बाद की बात देखें तो चलिए थोड़ा सा और नीचे देखिए यहाँ पर आप कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ना, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा, उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है और आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये रहा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर प्रोसेस क्या बोल रहा है कि 4 स्टेप में आपका ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा। पहला आपका सीबीटी होगा, पहला आपका क्या होगा सीबीटी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है। मेल के लिए अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कब का वो बना होना चाहिए, तब जाकर के वैध होगा, कि वैध माना जाएगा। तो डीवी के लिए तैयार रहेगा। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस पोस्ट के लिए, मतलब किसके लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो ये 4 स्टेप में आपका ये वैकेंसी कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप देखिए यहाँ पर कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 रहेंगे। टाइम जो मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप है, जिनको लिखने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है ना, जिनको बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा करके टाइम दिया जाएगा, है ना। अब चलिए जनरल साइंस 25 नंबर के हैं। जनरल साइंस जो है ये 25 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स 25 का है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोनों ऐड करके 30 नंबर का आता है। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये दोनों मिलाकर के 20 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। तो रेलवे में जो मैथमेटिक्स है दोस्तों, ये थोड़ा सा एडवांस भी पूछता है, लेकिन थोड़ा सा ही पूछता है एडवांस लेवल का, बहुत ज्यादा नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से है, ये एडवांस मैथ में आते हैं। तो यहाँ से एडवांस में पूछी जाती है मैथ, और बेसिक भी रहती है, सारी चीजें हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम मैंने आपको बता दिया, लेकिन निगेटिव मार्क्स के साथ, ठीक है ना, निगेटिव मार्क्स के साथ। निगेटिव मार्क का मतलब ये होता है कि अगर आपने गलत आंसर दिया है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का, तो मत दीजिए, वो ठीक है, लेकिन गलत मत दीजिए। अगर आपने गलत दिया है तो फिर आपका नंबर जो है वो डिडक्ट किया जाएगा सही वाले से, है ना। जो नंबर आपने गेन किया है उससे आपका नंबर जो है वो काटा जाएगा। क्लियर है,
ये सारी चीजें कही गई हैं। और ये क्राइटेरिया होता है, देखिए अनरिजर्व के लिए 40% लाना जरूरी है, पासिंग मार्क्स दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी एनसीएल के लिए 30, एसटी के लिए 30, एससी के लिए 30 है ना, ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और यहाँ पर कही गई है कि ये चीजें मायने नहीं रखती, देखिए आपको मेरिट लाना होगा तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि जो फिजिकल हैंडीकैप वाले छात्र होते हैं, मान लीजिए कि उनके लिए 2000 सीटें हैं, 2000 वैकेंसी है ना, लेकिन उनको कितना मिला, 1098 ही छात्र मिले, 2 छात्र नहीं मिले इनको, ठीक है ना, 2 छात्र इनको नहीं मिले, यानी कि पास नहीं हुए। तो उनके लिए क्या इन्होंने प्रावधान किया है कि हम 2 नंबर का रिलैक्सेशन देंगे। जैसे होता है ना कि 10वीं में अगर आपने 10वीं में बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो ग्रेस मार्क्स के रूप में यहाँ पर जिसको रिलैक्सेशन दे दिया गया है ना, कि 2 नंबर का हम ग्रेस मार्क्स देंगे आपको, और जो हमारी ये 2000 सीट है ना, इसको हम भर लेंगे, है ना, अगर खाली है तो इस प्रकार से प्रावधान इन्होंने किया हुआ है फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले छात्रों को, ठीक है। बाकी ये सिलेबस देखिए, सिलेबस सब कुछ डिटेल दिया हुआ है, मैं इस पर अलग से आपको सेशन दूंगा। अभी फिलहाल देखिएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रेलवे किस प्रकार से फिजिकल टेस्ट लेता है आपको, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का अलग है और फीमेल कैंडिडेट का अलग है। पहले मेल का देखिए, मेल के लिए इनका कहना है कि मेरे भाई 2 ऑप्शन हम आपको देंगे, 2। पहला क्या है, पहला यह है कि 2 मतलब कि 35 केजी का वजन आपको उठाना है। अब वो वजन चाहे आप हाथ में लेके उठाइए, चाहे कंधे पे रखिए, चाहे सर पे रखिए, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। 35 केजी का वेट होना चाहिए, और उस वेट को बिना रखे, बिना नीचे रखे आपको 2 मिनट में 100 मीटर लेकर के जाना है, और ओनली 1 चांस मिलेगा आपको विदाउट नीचे रखे हुए। दोबारा सुन लीजिए कि आप 35 केजी का वजन उठाएंगे और 2 मिनट में आपको 100 मीटर का दूरी तय करना है, ठीक है ना, डिस्टेंस तय करना है एक बार में बिना नीचे जमीन में रखे। और दूसरा जो है, ये क्या कह रहा है कि आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में डिस्टेंस तय करना है दौड़ करके, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस होगा, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का दूरी आपको दौड़ करके तय करना होगा 4 मिनट 15 सेकेंड में, एक चांस में, ठीक है ना। फीमेल के लिए वहीं पर कुछ क्राइटेरिया कम रखा गया है, जैसे कि 2 मिनट में ही 20 केजी का वजन उठाना है। यहाँ पर 35 है, तो लेडीज जो फीमेल है उनके लिए 20 केजी है, बाकी सारी चीजें वही है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकेंड है, यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकेंड है, टाइम थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है, बाकी सारी चीजें वही है, सब कुछ वही है। मेल और फीमेल के लिए पीईटी क्या होता है, इस लेवल का होता है, इस प्रकार का रेलवे लेती है। चलिए, बाकी नॉर्मलाइजेशन ये तो आगे हम देखेंगे। इसके बाद देखिए आप फॉर्म कैसे भरना है, ये चीजें यहाँ पर दिया गया है। और फीस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, आपने सुन ही लिया कि फीस जो है ये कितना है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा उस डिटेल को कि वैकेंसी जो है ये कितना कितना है ना, ठीक है, वैकेंसी कितना कितना है, तो इसको भी देखना। देखिए बहुत बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो इसमें देखिए टोटल 14 पदों पर वैकेंसी है, 14 पोस्ट पर वैकेंसी है। जैसे कि किसी एक पोस्ट को मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। जैसे आप कहोगे असिस्टेंट एसएनटी, है ना, असिस्टेंट में एसएनटी, एसएनटी का एक पोस्ट होता है। अब इसमें देखिए 3 डिपार्टमेंट है। पहला है प्रोडक्शन यूनिट, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। दूसरा है सिग्नल B1 है, वर्कशॉप C1 है ना। अब आपको, जैसे कि आप असिस्टेंट एसएनटी में आप सिग्नल के लिए फॉर्म को भरेंगे, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, तो अब आप B1 में जाकर के देखिएगा आपका मेडिकल आपसे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर आप B1 के लिए फिट नहीं बैठते हैं तो आप वर्कशॉप में फॉर्म को भरिए, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, या तो आप 10वीं पास हो, या तो आप आईटी पास हो, या तो आप नेशनल अप्रेंटिसशिप हो, कंप्लीट आपने किया हो, है ना, तो आप इसके लिए भर सकते हैं, इन सभी पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेडिकल स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं, है ना, तो यहाँ पर भी आपके लिए चीजें डिसेबिलिटी के लिए दिया हुआ कि कौन कौन भर सकता है, तो आप इसको भी डिटेल से देख लीजिएगा।
ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे पोस्ट का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ पोस्ट नीचे भी है, जैसे असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप के लिए इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, और असिस्टेंट TL&AC इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो इस प्रकार से 14 जो है टोटल दोस्तों यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही यहाँ पर आपका मेंशन है। क्लियर? और ये रही आपका वैकेंसी का डिटेल कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीजें दी गई है ना। देखिए वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो है ये 1892 पोस्ट है, आप डिटेल अपना देखिएगा। और वैसे ही नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 797 पोस्ट है। इसी प्रकार से 32,438 या 28 कुछ पोस्टें हैं जो आपके लिए यहाँ पर निकाली गई है ना। तो ये बहुत बहुत लंबा चौड़ा इसका नोटिफिकेशन है भाई। ये नोटिफिकेशन इस हिसाब से निकालते हैं कि किसी को भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज के लिए। क्लियर? चलिए, तो ये नोटिफिकेशन में टाइम थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगा, लेकिन आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक एक करके आपको वीडियो दूंगा, ओरिएंट फॉर्म में दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है ना, जोन कैसे सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस कैसे डालना है, सिलेबस क्या है इसका, और जॉब जो इसका प्रोफाइल होता है उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम ओरिएंटेड फॉर्म में हम लेकर के चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, है ना, शेयर जरूर करिएगा। अब मैं रोजाना तौर पर आपके साथ रूबरू होता रहूंगा और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले सेशन में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।